जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास टेंथ हिस्ट्री का चैप्टर 1 के बारे में देखने वाले हैं। इसमें क्या कैसे है, ये क्लास टेंथ का हिस्ट्री है। इसका चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, इसका हम लोग पूरा का पूरा जितना भी हो सकता है बीबीए ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता था कि फ्रांस की जो प्रमुख क्रांति थी, वहाँ पे निरंकुश शासन बढ़ गया था। यानी राजा जो थे वह निरंकुशता के रास्ते पर चल गए, लोगों का दुख दर्द नहीं समझ रहे थे। इस कारण वहाँ पर फ्रांस की क्रांति हो गई। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण पूछा जाए तो निरंकुश शासन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो राजवंश की संस्था का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आप लोग के सामने कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था मेरे दोस्त। तो नेपोलियन संहिता आप लोग को पता है कि 1804 से 1814 15 ईस्वी तक का जो वर्ष है उसको नेपोलियन संहिता कहते हैं। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि वियना सम्मेलन जिसको हम लोग कांग्रेस, तो वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो मेटरनिक था। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक जो व्यवस्था थी फ्रांस में उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, यानी पहले जो व्यवस्था थी उसका पुनः स्थापित किया जाए। मेटरनिक कौन था, आपसे यदि पूछा जाए कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक दोस्त मेरे ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि किसने कहा था जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसने कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसा कथन मेटरनिक का था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त मेरे आप सभी के समक्ष कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। यानी नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। यानी नेपोलियन कुछ जो अपना कोड बनाए थे, अपना कानून टाइप का एक बनाए थे, उसमें 5 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया था। नेक्स्ट है कि रोमनीवाद क्या था। तो रोमनीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो है वो प्रेजेंट टाइम में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने दोस्त कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो पुनर्जागरण की घटना से। और ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वैसे बता दें कि वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। जब 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है मेरे भाई कि राजा रहेगा लेकिन शासन एक संविधान के हिसाब से करेगा, मनमानी शासन नहीं करेगा। तो संवैधानिक राजतंत्र 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक आ गया कि यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यूरोप का संस्थापक मेजनी था मेरे भाई, मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। इटली के एकीकरण का मसीहा था मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा इटली का मेजनी था।
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संस्था से थी। आप लोग पढ़े होंगे कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संस्था से थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया? तो ऐसा थे मेरे भाई काउंट केबिर अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक है मेजनी। यंग इटली का संस्थापक कौन है? मेजनी है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था मेरे भाई? लाल कुर्ती का गठन करने वाले थे जिसका नाम था गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि काबुल कौन था? तो काबुल इटली के प्रधानमंत्री थे। काबुल इटली का प्रधानमंत्री थे और वहाँ पे एक संस्था थी फ्रेंड्स ऑफ इटली। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी नामक जो संस्था थी उसकी स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, ऑप्शन नंबर डी। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क नहीं है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था विलियम प्रथम। और जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने की थी। सीडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो थे वो किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे? तो हीगेल के विचारधारा से, हीगेल के विचारधारा से। नेक्स्ट है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो इसके विरुद्ध ऑस्ट्रिया था दोस्तों। ऑस्ट्रिया एकदम भी सबके विरुद्ध था, चाहता था कि सबका एकीकरण नहीं हो, इस पे हम राज। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन राज्य संघ, राइन संघ की या राइन राज्य संघ की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ मेरे बच्चे? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। जोल्वेरिन एक संस्था थी। जोल्वेरिन एक संस्था थी किस चीज़ की? व्यापारियों की संस्था थी जोल्वेरिन। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की हार हुई थी सेडोवा के युद्ध में। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। हीगेल कौन था? तो हीगेल मेरे भाई, हीगेल एक दार्शनिक था। हीगेल एक दार्शनिक था, एक फिलोसोफर था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में युद्ध हुआ था, इसीलिए सेडान का युद्ध कहा जाता है। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट है कि सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी के एकीकरण से है। जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्त? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, आपको पता, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो अभी आप लोग को पता है कि सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रुसा के बीच में 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। याद रखिएगा आप लोग कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो मेरे भाई फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और 1870 ईस्वी में क्या हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था। सेडोन का युद्ध।
सेडोन का युद्ध हुआ था 70 में, 71 में फ्रैंकफर्ट की संधि और 70 में सेडान का युद्ध। नेक्स्ट है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। यूरोप वासी के जितने भी देश है उसके लिए साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है यूनान देश का। यूनान वालों के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी किस देश के बीच हुई थी? तो रूस के साथ हुई थी। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। किस देश के साथ हुई? तो रूस के साथ हुई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। हंगरी भाषा क्या थी मेरे भाई? हंगरी भाषा एक मैक्यार थी। हंगरी की भाषा मैक्यार थी। हंगरी की जो भाषा थी, जिस तरह से हमारा भाषा हिंदी, मैथिली लोकल लैंग्वेज है, उसी तरह हंगरी की जो भाषा थी वो मैक्यार थी। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने। कौन सा दोस्त? टीपू सुल्तान। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का परिणाम क्या हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसका क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 समाजवाद का बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं 77798194 और 31 पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि आप लोग के लिए और भी इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो हर एक चैप्टर का करवा दिया जाए। धन्यवाद। लव यू।